हम बात करने जा रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा ये जो तोड़ू फोड़ू राजनीति चलती है और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में तोड़ लेना, तोड़कर अपने पक्ष में मिला लेना, फिर मिलाने के पश्चात एंटी डिफेक्शन में भी उनका निर्णय न करना। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में, क्योंकि 1 वर्ष लगभग हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में ये कहना पड़ा कि अगर तुमने इस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर डिसाइड ना किया जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि फिर मैं तुम्हारे खिलाफ, यानी कि फिर कंटेम्प्ट का केस चलाना पड़ेगा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। अब इसमें तो एक बड़ा और भारी संशय ये आ गया कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग किसके खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ, इंडिविजुअल स्पीकर के खिलाफ, या फिर हाउस के खिलाफ, या फिर पूरी विधानसभा के खिलाफ? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो विधानसभा का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुआ और स्पीकर की तरफ से भी वकील प्रेजेंट हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर एक पोस्ट या वो व्यक्ति जो इंडिविजुअल बैठा हुआ है, जिसको डिसाइड करना है, जो इस समय स्पीकर की भूमिका में है, उसने डिसाइड करना है। तो बड़े गंभीर प्रश्न इस समय कोर्ट के सामने उठे और कोर्ट ने खास तौर से ये कहा कि अगली प्रोसीडिंग पर अगर डिसाइड होकर ना आया तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाएंगे तो किसके खिलाफ, ये एक नया विषय हो सकता है अगर स्पीकर ने डिसाइड ना किया। एंटी डिफेक्शन लॉज में हम जानते हैं कि जिस पार्टी से आप चुनकर आए हैं उस पार्टी, ये वाजपेयी सरकार के टाइम पर संशोधन किया गया था, जिस पार्टी से आप चुनकर आए हैं आपको उसी पार्टी में रहना पड़ता है। और अगर आप उसको बदलते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जानते हैं, तो फिर एंटी डिफेक्शन के कानून आपके ऊपर लागू होते हैं, यानी कि दल बदल के कानून आपके खिलाफ लागू होते हैं। और दल बदल के कानून के अलावा अगर आप पार्टी तोड़ देते हैं, जिस पार्टी से आप आ रहे हैं वो पार्टी तोड़कर नई पार्टी बनाते हैं, तो उसका भी अपना एक फॉर्मूला है। कम से कम 1/3 लोगों को आपको समर्थन चाहिए होता है। अगर सपोज 60 लोग हैं तो 20 लोग मिलकर ही नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी छोड़कर जाते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और आपने कोई ग्रुप नहीं बनाया, यानी कि आपने कोई नई पार्टी नहीं बनाई और तब समर्थन नहीं किया, तो फिर आप गंभीर संकट में आ सकते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इसको दूसरे तरह से समझना चाहिए कि अगर किसी पार्टी को, जैसे एकनाथ शिंदे की हम बात करें, तो एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना से निकले और उन्होंने निकलकर ये क्लेम किया कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, तो देखिए एकनाथ शिंदे ने कभी शिवसेना छोड़ी नहीं, ओरिजिनल शिवसेना होने का दावा किया विधायकों के आधार पर, मेंबर्स के आधार पर, और जो रिप्रेजेंटेशन उनका सुप्रीम ये पार्लियामेंट में था इसके आधार पर। ऐसे ही अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं कि आप पार्टी तोड़ रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल पार्टी अपने आप को घोषित नहीं करवा सकते, क्योंकि ये पहली बार प्रकरण हुए हैं। वो शुरू हुआ था अखिलेश यादव के टाइम पर। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव दो पार्टियां थीं, मतलब 2 लोग थे, और दोनों ने क्लेम किया कि ओरिजिनल पार्टी समाजवादी पार्टी हम हैं। पहली बार मेरी याददाश्त में पहली बार ये सिद्ध करने का अवसर आया चुनाव आयोग के सामने, और चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को ही ओरिजिनल पार्टी माना। इससे पहले रामविलास पासवान की पार्टी भी टूटी थी और उस पार्टी में भी 2 अलग अलग ग्रुप बने थे, 2 अलग अलग पार्टियां बनी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप पार्टी तोड़कर समर्थन करने जा रहे हैं, या फिर अपने आप को पार्टी घोषित करके समर्थन करने जा रहे हैं, या फिर आप दल बदल में आते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि हम ओरिजिनल पार्टी हैं तो डिफेक्शन लागू नहीं होता। जब आप कहते हैं कि हमने पार्टी 1/3 तोड़ दी है और नया ग्रुप बना, नई पार्टी बना ली है, तो भी एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, क्योंकि एक मेजोरिटी का नंबर आपको चाहिए होता है। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा हो रहा है कि अगर आप दल बदल भी करते हैं लेकिन आपने न तो 1/3 का फॉर्मूला, न ही ओरिजिनल पार्टी का फॉर्मूला, तो एंटी डिफेक्शन में लागू होता है। अब एंटी डिफेक्शन का मतलब यह हो गया कि जिस पार्टी से आप आए हैं, जो भी पार्टी आपकी है, जिस पार्टी से आप आए हैं उस पार्टी के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लागू होता है। यानी कि वो पार्टी क्लेम करेगी विधानसभा में या लोकसभा में, जहां कहीं भी रिप्रेजेंटेशन है, वो पार्टी क्लेम करेगी कि अब ये मेरे विधायक नहीं है और ये हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, पार्टी के विधायक ना होने की वजह से इनकी सदस्यता कैंसिल कर दी है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड तो करेगा स्पीकर,
चुनाव आयोग इसको डिसाइड नहीं करता, इसको स्पीकर डिसाइड करेगा। स्पीकर चूंकि विधानसभा की सदस्यता ले चुका है व्यक्ति, वहां शपथ ले चुका है, तो इसके नाते विधानसभा के स्पीकर के सामने एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कि भाई इनको सदन से बाहर किया जाए। अब उनको सदन से बाहर करने के लिए विधानसभा का जो स्पीकर है या लोकसभा का जो स्पीकर है वो बयान नोट करता है, वो अपना निर्णय देगा कि किस आधार पर। तो फिर जब इन दो प्रकरणों में से नहीं आता, यानी कि ओरिजिनल पार्टी भी घोषित करने का नंबर नहीं आया और वो दूसरा 1/3 तोड़कर भी नहीं आया, तो फिर एंटी डिफेक्शन में फंस जाएगा 100%। लेकिन वो तो सेक्रीफाइस करके आया अपनी ओरिजिनल पार्टी से, इस समय रूलिंग पार्टी में आया, तो स्पीकर तो रूलिंग पार्टी ही तय करती है, इसलिए स्पीकर उसमें बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं। ऐसा ही मामला तेलंगाना का अपने पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, उसका मैं इतिहास बताऊंगा। तेलंगाना के मामले में जो मामला आया उसमें बीआरएस जो पहले सत्ता में थी उसके 10 विधायक टूटकर कांग्रेस में आ गए। 10 विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली या कांग्रेस को वोट डालना। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीआरएस ना तो बदली और ना ही टूट कर आई, लेकिन ये लोग निकल कर आए, तो जाहिर सी बात है कि बीआरएस ने और भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर खेल में है, तो भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस ने उसके लिए, मतलब बीआरएस ने विधानसभा को बोला, विधानसभा का स्पीकर उसको टालता रहा। जब एप्लीकेशन गई और डिसाइड नहीं हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 3-4 हफ्ते का टाइम दिया, 3 हफ्ते का टाइम दिया और कहा कि भाई ये 2-3 हफ्ते में डिसाइड करके मुझे बताओ। हाईकोर्ट के सिंगल जज के ऑर्डर, अब इसमें कोई गलत तो हाईकोर्ट के ऑर्डर सिंगल जज ने किया नहीं था, क्योंकि भाई डिसाइड तो आपको करना ही है, लेकिन वो डिविजनल बेंच में राज्य सरकार चली गई। राज्य सरकार ने लेटर्स पिटीशन दाखिल कर दी, यानी कि रिट अपील में चले गए। रिट अपील में जब गए तो डबल बेंच ने सिंगल जज के, यानी कि डीबी ने सिंगल जज के ऑर्डर को रोक दिया और कहा कि टेक योर टाइम, क्योंकि आपका डिसीजन है, आप सोल अथॉरिटी, आपके पास सोल पावर है, टेक योर टाइम। अब टेक योर टाइम का मतलब तो स्पीकर फिर वहीं आ गया, क्योंकि एप्लीकेशन तो पहले थी। तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील कांग्रेस के खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीछे जो डबल बेंच का ऑर्डर था उस ऑर्डर को, डीबी को रोक दिया, स्टे कर दिया और सिंगल बेंच के ऑर्डर को लागू कर दिया और कहा कि भाई अब डिसाइड करिए। ये आदेश 2025 की जुलाई का है, 16 जुलाई का है। मामले को डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड ना होने की सिचुएशन में फिर से सुप्रीम कोर्ट आना स्वाभाविक था। 19 जनवरी को फिर से तारीख लगी, 19 जनवरी या 16 जनवरी जो भी थी, जनवरी में फिर से तारीख लगी और जब जनवरी में फिर तारीख लगी तो उन्होंने फिर एडजमेंट मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लिबरली एडजमेंट दे दिया। जब एडजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो आज फिर उसकी हियरिंग हुई, 2 जजेस की बेंच में था। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर उन्होंने कहा कि साहब एडजमेंट दे दीजिए, हमें टाइम दे दीजिए, क्योंकि वो टाइम पास करना चाहते हैं, जितना हो सके उतना खींच दो। बड़े बड़े जैसे मैंने कहा वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब एडजमेंट दे दीजिए। अपोजिशन के या पिटिशनर के वकील ने कहा कि साहब ये बार बार एडजमेंट मांग रहे हैं, पिछली बार जब इन्होंने एडजमेंट मांगा था तब इन्होंने कहा था कि 4 हफ्ते में डिसाइड कर देंगे। अब चूंकि फिर से डेट लगी है, इन्होंने तो डिसाइड नहीं किया, इन्होंने तो उसमें मतलब काम ही नहीं किया। तब अपोजिशन ने, यानी कि कांग्रेस के वकील ने या स्पीकर के वकील ने फिर से कहा, उन्होंने कहा कि साहब ये जो मामला है वो वहां पर चूंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन थे, लोकल बॉडी इलेक्शन की वजह से ये टल रहा है, हम लेट अस सी कि कितनी जल्दी हो सकता है, हमें एडजमेंट दे दीजिए। अपोजिशन या पिटिशनर के वकील ने तब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब एक बात मुझे बताइए, बड़ी मार्मिक बात थी। उन्होंने कहा हमारी पार्टी से, यानी कि बीआरएस से ये जीत कर आए विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद तब तक लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा के चुनाव में ये लोग लड़े, लोकसभा के चुनाव में ये सज्जन हार गए। मेरी पार्टी से जीत कर आए, विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद लोकसभा में उतरे कांग्रेस की तरफ से, लोकसभा ये हार गए। लोकसभा हारने के बाद अभी भी ये हमारी पार्टी से विधानसभा के सदस्य बने हुए हैं। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि लोकसभा हो गई, लोकसभा के बाद मतलब लोकसभा का चुनाव हार गए, इतना लंबा समय हो गया और अभी भी हमारी पार्टी से, जो मैं पिटिशनर हूं, मेरी पार्टी से अभी भी विधानसभा में है, और आपको नहीं लगता कि साहब इसका एब्यूज ऑफ पावर या एब्यूज ऑफ प्रोसेस इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि भाई क्या है,
तब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम डिसाइड कर रहे हैं, 10 में से 10 लोग इधर आए थे, 10 में से 7 डिसाइड कर चुके हैं, 3 बाकी रह गए, 3 को अभी हम डिसाइड करना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, तो जब बीआरएस के एडवोकेट ने कहा कि साहब एक हियरिंग करने में क्या इनको टाइम लगता है, इनको यहां विधान या लोकल बॉडी के चुनाव से इनका क्या लेना देना है, स्पीकर को क्या लेना देना, पर स्पीकर की क्या व्यस्तताएं हैं कि वो लोकल बॉडी चुनाव से कह रहे हैं कि लोकल बॉडी चुनाव था इसलिए डिसाइड नहीं कर पाए। स्पीकर का तो लोकल बॉडी चुनाव में कोई रोल नहीं होता। अब चूंकि स्पीकर का लोकल बॉडी चुनाव में कोई रोल ही नहीं होता तो फिर ये क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बात तो सही है कि भाई स्पीकर का क्या रोल है लोकल बॉडी चुनाव में। अब लोकल बॉडी चुनाव में चूंकि स्पीकर का कोई रोल ही नहीं है तो फिर क्यों ऐसा? तब उन्होंने कहा साहब लेट अस सी, हम डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि देखिए, इससे ज्यादा एब्यूज ऑफ प्रोसेस कहां मिलेगा। और अगर अब हमारे इंटीमेशन के बावजूद, मतलब पहले विधानसभा के स्पीकर के पास पड़ा रहा, फिर वो हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ऑर्डर कर दिया, उसने सुनवाई करी हुई, फिर डबल बेंच में चला गया, उसने सुनवाई करी हुई, फिर 1 साल से हमारी अदालत में है और हम उसको सुन रहे हैं, हम ऑर्डर भी कर चुके हैं जुलाई 2025 में, फिर उसके बाद जनवरी में आपने वो ले लिया। क्या आप डिसाइड करने के मूड में हैं? क्या आपका आपका जो स्पीकर है वो डिसीजन लेने के मूड में भी है? फिर उन्होंने कहा कि अब हम आपको फाइनल ऑर्डर देते हैं, अगर आपने अगली बार डिसाइड करके, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो टाइम बचा हुआ है, उसमें अगर आप डिसाइड करके ना आए तो फिर हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाएंगे। इस ऑर्डर के, इस इंस्ट्रक्शन के साथ अगली डेट डाल दी गई। और अब अगर अगली तारीख पर वो डिसाइड करके नहीं आते इन 3 विधायकों में, जिनमें एक विधायक लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है, तो फिर कोर्ट का कहना है कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू करेंगे। अब सवाल इसमें यह भी पैदा होता है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगर कोर्ट चालू करेगा तो किसके खिलाफ? जैसा मैंने शुरू में ही कहा, किसके खिलाफ? स्पीकर इंडिविजुअल के खिलाफ। क्या सुप्रीम कोर्ट इस इंडिविजुअल स्पीकर को हटा सकता है उसकी पोस्ट से? क्या अगर वो स्पीकर के खिलाफ होता है, व्यक्ति के खिलाफ होता है, तो क्या उसको हटा सकता है? स्पीकर के खिलाफ होता है तो क्या परिणाम होगा? और अगर विधानसभा के खिलाफ होता है तो क्या परिणाम होगा? इसके जवाब मेरे पास नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी गहराई से समझता भी हूँ, समझने की कोशिश भी करता हूँ, और देश भर में लोग मुझे तुच्छ प्राणी को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, तब आप टीवी चैनल और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं समझ में आया कि कंटेम्प्ट किसके खिलाफ शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने कह तो दिया, अब भी अगर कांग्रेस की पार्टी ये डिसाइड करके नहीं आती तो किसके खिलाफ कंटेम्प्ट शुरू होगा, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्या होगी, कंटेम्प्ट का एसओपी क्या होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो निश्चित रूप से लिख कर दे बताइए। लेकिन कांग्रेस के द्वारा ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस का, या फिर मैं कहूँ विधानसभा के स्पीकर के द्वारा एब्यूज ऑफ प्रोसेस का, ये एक उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन है। ये कोई सामान्य इलस्ट्रेशन नहीं है कि पहले विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, फिर खिंचते खिंचते लोकसभा विधानसभा फिर आने वाली है, और तब तक अभी जो बीआरएस को छोड़कर, किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर रूलिंग पार्टी में शामिल हो गए, चुनाव लोकसभा का लड़कर हार भी गए हों, और अभी उनका डिसीजन ही नहीं हो पाया कि वो एंटी डिफेक्शन में आते हैं या नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुरुपयोग मैं नहीं समझता है कि कुछ और भी हो सकता है किसी भी स्पीकर या किसी भी कानूनी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा, जो अथॉरिटी डिसाइड करने के लिए सक्षम हो, जिस अथॉरिटी को ही डिसाइड करना हो। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगली प्रोसीडिंग में इन पर भी कुछ विचार करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।